21 जनवरी की वो भयानक काली रात और हमारे हॉस्टल के पीछे का वो घना जंगल। बात 8 साल पुरानी है, लेकिन मुझे वो रात अभी भी अच्छी तरह याद है। जनवरी के उस ठंडे मौसम में 12 बजे के बाद जंगल में कोहरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। ठंडी हवाओं के साथ साथ कभी भेड़ियों के रोने की आवाज आती तो कभी चीलों की चींची की आवाजें। मेरे साथ चल रहा अमित मुझसे भी ज्यादा डरा हुआ था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी फ्लैश लाइट की रोशनी में हम आगे बढ़ रहे थे। जब भी कोई आवाज आती तो मेरे शोल्डर को वो बच्चे की तरह थाम लेता और लंबी लंबी सांसें लेने लगता। यार विराट, मैं अभी भी कहता हूँ हम यहाँ से वापस चलते हैं। भाड़ में गया टास्क। तू थोड़ी हिम्मत और रख, बस वो घर आने ही वाला है। हम चलकर उनसे बात करेंगे ना, वो कोई और टास्क दे देंगे। मुझे सीनियर्स लोगों से मजाक नहीं बनवाना। तू बस मेरे साथ रह और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। असल में उस टाइम तो डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन कॉलेज में सीनियर्स के सामने इंसल्ट होने से बचने के लिए मैं अमित के साथ उस घर की तरफ बढ़ रहा था जो कि 12 साल से बंद पड़ा था। और उस घर के बारे में यह अफवाह थी कि वहां एक बुढ़िया रहा करती थी जो अपने जादू के जरिए आत्माओं से कनेक्ट किया करती थी। देखो अमित सामने, शायद ये वही घर है, मैंने उंगली का इशारा करते हुए कहा। और उस घर को देखकर हम दोनों की ही नजर उस पर जम गई थी। एक मंजिला का वो घर देखने में बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा था। उसके चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और चांद की चांदनी में वो काफी डरावना लग रहा था। अमित के कदमों की रफ्तार अब धीमी हो चुकी थी, जैसे कि उसका उस घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या हुआ अमित, तू इतना स्लो क्यों चल रहा है? यार मैं अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ से वापस चल। देखना कितना डरावना दिख रहा है, और अंदर तो लाइट भी नहीं होगी। सच बताऊं तो थोड़ी हिचकिचाहट मुझे भी हो रही थी, लेकिन जो टास्क हमें हॉस्टल में हमारे सीनियर स्टूडेंट से मिला था उसके हिसाब से हमें रात के टाइम उस डरावने घर में जाकर वहां से कोई भी एक चीज उठाकर लानी थी, जिसे पूरा करने की वजह से मैंने अपने कदम नहीं रोके। इस टाइम हम दोनों घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। हम दोनों ने एक लंबी सांस ली और मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला 10-12 चमगादड़ अंदर से बाहर निकलकर खौफनाक फड़फड़ाहट की आवाज करते हुए बाहर की तरफ उड़ गए। अंदर काफी अंधेरा था। मैंने भी अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैश ऑन करके कमरे में रखी चीजों पर नजर मारने लगा। वहां पर इधर उधर पड़ा सामान देखकर कोई भी हमारी जगह होता तो वो बेशक डर जाता। अमित भी डरी नजरों से इधर उधर देख रहा था। वहां पर काला जादू में इस्तेमाल होने वाला सामान फैला हुआ नजर आ रहा था। कहीं पर मानव कंकाल की हड्डियां, उल्लू की खोपड़ी का दिया, आधी जली हुई मोमबत्तियां, चाकू, काला धागा, सिंदूर और पता नहीं क्या क्या। अब बता, इनमें से क्या लेकर जाएगा तू उन कमीनों को दिखाने के लिए? अरे कुछ तो ऐसी चीज होगी जो यहाँ से ले जाई जा सके, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। बहुत नजरें दौड़ाने पर मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जो कि वहां पर एक टूटी फूटी कुर्सी के पास पड़ी हुई थी। वो कोई लकड़ी का बॉक्स जैसा लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही उसको उठाया, अचानक से किसी के हंसने की आवाज आई।
सुनकर हम दोनों काफी डर गए थे। देखा, मैंने कहा था ना मत घुस। अमित ने डरते हुए कहा। इतने में वो आवाज दोबारा आ गई। चलो यहाँ से, जल्दी से निकलते हैं। मैंने अमित से कहा और हम दोनों वहां से दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस हड़बड़ी में मुझे यह ध्यान नहीं रहा कि वो बॉक्स अभी भी मेरे हाथ में है। हमारी सांसें फूल गई थी तो हम रुककर एक पेड़ के सहारे खड़े होकर सांसें लेने लगे। ये क्या? तू अपने साथ इसे क्यों ले आया? अगर ऐसे ही वहां चले जाएंगे तो पता नहीं वो हमें इससे भी बड़ा टास्क दे देंगे। अब हमने फिर से तेज तेज चलना शुरू किया और हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कई बार अमित ने कहा कि इस बॉक्स को फेंक दे, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसको लेकर हॉस्टल पहुंच गए। 3rd फ्लोर पर एक कमरे में बैठे हुए हमारे 3 सीनियर्स उमेश, राजीव और तानिया हमारा इंतजार कर रहे थे। तीनों हमें देखकर मुस्कुराए और उमेश बोला, अरे इस अमित का चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। तीनों एक साथ हंसने लगे। मैंने वो बॉक्स उसके सामने रखते हुए कहा, आपने कहा था ना कि वहां से कोई भी एक चीज लेके आनी है, हमें वहां यही दिखा। क्या है इसमें? कहते हुए उमेश ने बॉक्स को टच किया। हमने खोलकर नहीं देखा, वो कमरा बहुत डरावना था। इसको हम कितनी हिम्मत से यहाँ लेकर आए हैं ये बस हमें ही पता है, अमित ने कहा। इतने में उमेश ने वो बॉक्स खोल लिया था। बॉक्स के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें A to Z पूरे अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। उसके ऊपर 0 to 9 नंबर्स थे। राइट साइड में यस और लेफ्ट साइड में नो लिखा था और सबसे नीचे की तरफ गुड बाय। एक छोटा गोल शीशा भी उसमें रखा था जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा दिख रहा था और बोर्ड के बीचों बीच एक गोल घेरे में लिखा था ओइजा बोर्ड। हम सभी उसको देख रहे थे और हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। अरे ये क्या बोला है? अरे यार, ये ओइजा बोर्ड है। ये तो बहुत काम की चीज है। किस काम की? ये एक गेम की तरह होता है, इसके थ्रू हम आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं। तानिया ने कहा। सुनकर राजीव और उमेश दोनों खुश हो गए, लेकिन मेरी बराबर में खड़ा अमित बहुत डर रहा था। अगर ये एक गेम की तरह है तो फिर चलो इसको शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने हमें जो टास्क दिया था वो हमने पूरा कर दिया है। क्या अब हम लोग जा सकते हैं? क्यों भाई, डर लग रहा है तुझे? अब तो हम लोगों के साथ तुमको भी ये गेम खेलना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं खेलना। अमित ने बहुत मना किया, लेकिन वो हमारे सीनियर्स थे, इसलिए उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चलो स्टार्ट करते हैं, कहकर तानिया ने ओइजा बोर्ड को एक टेबल पर रखा और उसके आजू बाजू 5 कुर्सियां लगाकर हम सबको बैठा दिया। टेबल पर उसने 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर उस मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे दिखने वाले शीशे को बीचों बीच रखकर बोला, तुम सब अपनी फिंगर इस शीशे पे रखो और गेम स्टार्ट होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, उस उंगली को बिल्कुल भी मत हटाना। अगर हटाई तो उस आत्मा को वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा। सबने तानिया की बात सुनकर उस पर अपने हाथ की एक उंगली रख ली। प्लीज सर, मुझे नहीं खेलना, आप लोग खेलिए। अमित ने उंगली रखने से पहले आखिरी बार कहा। उंगली रखता है या कोई और टास्क दूं? राजीव ने कहा और फिर अमित ने भी मजबूर होकर उस पर अपनी उंगली रख ली। फिर तानिया ने बोलना शुरू किया, क्या हमारे आसपास कोई अच्छी आत्मा है? 5 सेकंड रुककर उसने फिर से कहा, क्या हमारे पास कोई अच्छी आत्मा है? लेकिन कोई भी हरकत ना हुई। अरे ये कुछ है भी या ऐसे ही तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? रुको तो सही, अच्छी आत्मा नहीं है, ईविल को बुलाकर देखते हैं। एविल का मतलब बुरी आत्मा।
चल ठीक है, बुरी आत्मा को ही बुलाओ। हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो, अच्छी या बुरी, हमसे बात करो। ऐसा कहते हुए थोड़ी हवा चली और फिर वो शीशा अपने आप यश पर चला गया। वाओ, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा? चुप रहो। तुम्हारा नाम क्या है? धीरे धीरे वो शीशा अल्फाबेट्स पर अपने आप घूमने लगा। तुम्हारा नाम स्वरागिनी है? तानिया ने पूछा और शीशा यश पर आकर रुक गया। मुझे नहीं खेलना, प्लीज मुझे जाने दो। अब अमित बहुत ज्यादा डर गया था और अपना हाथ शीशे पर से हटाने ही वाला था कि उमेश ने उसको जोरदार डांट लगाई। चुपचाप बैठा रहे, तू अकेला थोड़ी है, हम भी खेल रहे हैं ना। तुम्हारी डेथ कब हुई थी? शीशा अब नंबर्स पर चलने लगा। तुम्हारी आत्मा किसके लिए भटक रही है? तानिया ने पूछा। यह देखते ही अमित ने शीशे पर से अपना हाथ लिया। मुझे नहीं खेलना ये आत्मा वाला गेम, अमित ने कहा। तभी कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई और बहुत तेज हवा चलने लगी। मोमबत्तियां बुझ गई और लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। अब हम सभी डर कर अपनी जगह से खड़े हो चुके थे और ऐसा लगने लगा था कि हमारे अलावा भी उस कमरे में कोई और मौजूद है। हम सभी कमरे के दरवाजे की तरफ भागे तो वो अपने आप बंद हो गया। उमेश, तानिया और राजीव तीनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। मैं और अमित उनके ठीक पीछे थे। मैंने महसूस किया कि हमारे ठीक पीछे कोई और भी खड़ा है और हिम्मत करके पलट कर देखा तो एक साया सा नजर आया। डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको गौर से देखने की कोशिश करूं। इतने में दरवाजा खुल गया और हम सभी बड़ी तेजी से वहां से बाहर निकले। हम लोग सीढ़ियों से होते हुए नीचे वाली फ्लोर पर आकर रुके जहां पर हम सबके रूम्स थे। हम सबकी सांसें अब भी फूल रही थी। मैंने तुम लोगों से मना किया था, तब भी तुमने जबरदस्ती खेलने के लिए कहा। वो आत्मा वापस चली जाती अगर तू बीच में छोड़कर नहीं भागता तो। इसका क्या मतलब है? उमेश ने कहा। तानिया ने एक लंबी सांस भरी और कहा, गाइस, मुझे इतना पता है कि ओइजा बोर्ड से आई हुई आत्मा हमारे सवालों का जवाब देने के बाद गुड बाय बोलकर वापस चली जाती है। अगर हम उसके जाने से पहले गेम को बीच में छोड़ देते हैं तो वो आत्मा। बंद करो इस बकवास को। उमेश ने तानिया की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। उस कमरे में अब कोई नहीं जाएगा और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत है। फिर उसने मेरे और अमित की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी अपनी जुबान बंद रखना। इतना सुनते ही अमित ने मेरा हाथ थपथपाते हुए कहा, यार तू जल्दी से यहाँ से चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अमित के साथ हमारे कमरे में आ गया और उसके बाद वो लोग भी अपने अपने कमरे में पहुंच चुके थे। अमित मेरा रूममेट था, इसलिए उस रात अमित की वजह से मुझे भी देर रात तक जागना पड़ा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। उस रात मैं बहुत मुश्किल से 3 बजे सो पाया। अगले दिन सब कुछ ठीक रहा और अमित भी अब थोड़ा नॉर्मल नजर आने लगा था। रात को ठीक 12 बजे के टाइम जब मैं और अमित स्टडी कर रहे थे तभी मुझे उमेश का कॉल आया। जी उमेश सर, बोलिए। अबे वो ढक्कन, ध्यान से सुन। तुझे एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसको तैयार करने में लग जा। हाँ, और कल रात तक मुझे वो कंप्लीट चाहिए। मेरा मन तो कर रहा था कि उसी समय जाकर 2 उसे लगाऊं,
लेकिन हॉस्टल में रहने वाले जूनियर्स को क्या क्या झेलना पड़ता है ये बस हम ही जानते हैं। जी सर, हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। दूसरी तरफ से 3 लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया कि ये उमेश, तानिया और राजीव हैं। याद से हाँ, वरना। इतना कहकर उमेश ने कॉल कट कर दिया। इस टाइम उमेश अपने कमरे में उन दोनों के साथ ही मौजूद था। चलो गाइस, प्रोजेक्ट का काम तो हो गया, आओ 3 पत्ती खेलते हैं। और अंधेरा छा गया। अंधेरे में उनको महसूस हुआ कि उनके बराबर में जो चौथी खाली कुर्सी लगी हुई थी उस पर कोई आकर बैठ गया है, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा देख पाना बहुत मुश्किल था। कौन है? स्वरागिनी। एक डरावनी आवाज आई और तभी कमरे की लाइट भी ऑन हो गई। उसका भयानक रूप देखकर तीनों की चीख निकल गई। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल आंखों के नीचे काले घेरे होने की वजह से वो और भी डरावनी लग रही थी। तीनों हड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागे। स्वरागिनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उमेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा है और स्वरागिनी उनके पास पहुंचने ही वाली है, तो उसने टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। तानिया और राजीव एक तरफ भाग चुके थे। पास मत आना, मैं कह रहा हूं पास मत आना, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। उमेश की आवाज से साफ साफ नजर आ रहा था कि वह स्वरागिनी के खौफ से कितना डरा हुआ है। स्वरागिनी उसके बिल्कुल पास पहुंच गई तो उमेश ने उस पर चाकू से 2 बार वार किया, लेकिन वो तो एक आत्मा थी, उस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उमेश के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। उमेश ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो आत्मा वहीं रुक गई और उसने चाकू की तरफ हाथ बढ़ाया तो चाकू अपने आप उड़कर उसके हाथ में जा पहुंचा। फिर स्वरागिनी ने दूसरी तरफ कबर्ड के पास छिपे तानिया और राजीव की तरफ देखा और बिजली की रफ्तार से उनके सामने पहुंच गई। हमें माफ कर दो स्वरागिनी, हम तुमको परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन स्वरागिनी ने इसके आगे कुछ नहीं सुना। और एक एक कर उन दोनों के पेट में चाकू घोंप दिया। दोनों ने अपना पेट पकड़ा और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। ये देखकर उमेश की चीख निकल पड़ी और अब वो फिर से दरवाजे की तरफ भागने ही वाला था, लेकिन स्वरागिनी बिजली की रफ्तार से उमेश के पास पहुंची और एक जोरदार वार उसकी गर्दन पर किया। उस टाइम हम दोनों के कानों में उमेश की चिल्लाने की आवाज टकराई थी। तूने कुछ सुना? अमित ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। फिर जैसे ही मैं कमरे में वापस आया तो टेबल पर रखा हुआ बॉक्स देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उन तीनों को मारने के बाद अब स्वरागिनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब होगा चारों तरफ मौत का तांडव। आ गई है स्वरागिनी।